हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम क्लास 11th का सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। और मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा और एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप एकदम समझ पाएंगे इसको कि जो है सेंटर ऑफ मास क्या है और इससे रिलेटेड जो है चीज़ें कैसे फाइंड आउट की जाती है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेंटर ऑफ मास में 2-3 चीज़ें समझनी है, जिसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे काइंड ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। क्या समझने वाले हैं? काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, इसके बारे में समझिए। देखिए रिजिड बॉडी से आप क्या मतलब समझते हो? रिजिड बॉडी का मतलब होता है जिसके शेप और साइज को हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। जिनके शेप और साइज को हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते उसी को क्या कहता है? रिजिड बॉडी। जैसे देखिए स्पिन के शेप और साइज को हम आसानी से नहीं चेंज कर पाएंगे। हम यहाँ फोर्स लगाएं, इसके शेप और साइज को आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे वुड, लकड़ी आप ले लीजिए। जैसे वुड हमारे पास है, अगर उसके शेप और साइज को आसानी से कोशिश करें ऐसे हाथ से दबा के चेंज कर दे तो नहीं कर पाएंगे। जैसे ईटा, ब्रिक्स, आप उसको हाथ से दबाइए नहीं कर पाएंगे। मतलब हम जिसको आसानी से जिसका शेप साइज नहीं चेंज कर पाते हैं ना, उसी को हम लोग रिजिड बॉडी बोल देते हैं। कोई भी चीज़ जिसके शेप और साइज को आप आसानी से ना चेंज कर पाएं उसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोल देते हैं, है ना। तो मैं लिख देता हूं कि अ बॉडी हुज शेप एंड साइज cannot be changed easily, है ना। देखिए रियली में देखा जाए तो कोई रिजिड बॉडी ऐसा है नहीं जिसका शेप साइज ना चेंज कर पाए, है कि नहीं। तो हम शेप साइज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ा दे, फोर्स बढ़ा दे तो हम क्या कर सकते हैं? उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन रिजिड बॉडी एक हद तक मानी गई कि जिसके शेप और साइज को हम आसानी से नहीं चेंज कर सकते हैं, है ना। तो बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अब ये समझते हैं कि जो रिजिड बॉडी कितने तरीके का मोशन शो करता है। तो उसमें अगर मोशन की बात करें तो मोशन इसके हो जाते हैं। पहला टाइप हमारे पास एक आता है ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा? ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा हमारे पास आ जाता है रोटेशनल मोशन। और तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। अगर आप ये दोनों समझ लेंगे तो तीसरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। अभी आप क्या समझे कि जो हमारे पास रिजिड बॉडी, जैसे देखिए पेन है हमारे पास, तो ये रिजिड बॉडी है। अब इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो ये इसके अगर सभी पार्टिकल, अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में डिटेल। अभी ये हो सकता है कि ऐसा मोशन करे, अभी हो सकता है कि ये ऐसा मोशन करे, है कि नहीं। अभी हो सकता है कि ऐसा मोशन करे, है ना। इस तरह से मतलब वो मुड़ता भी जाए और आगे भी बढ़ता जाए, तो इस तरह से। तो ये 3 तरीके के मोशन जो है रिजिड बॉडी में जनरली ऑब्जर्व किया जाता है। हम इन सब तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूं कुछ एग्जाम्पल देते हुए, जिससे आप इसको बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले समझिए कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशनल मोशन, मेरे भाई नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। तो भैया एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी ट्रांसमिट हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, तो हम ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसको और डिटेल में अगर समझना हमें तो देखिए क्या चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई हमारे पास एक रिजिड बॉक्स ले लिया या रिजिड बॉडी ले लिया, कोई रिजिड बॉडी ले लिया। इस बॉडी के ऊपर क्या किया हमने? यहाँ से फोर्स लगाया। हमने क्या किया? यहाँ से फोर्स लगाया। अगर इस रिजिड बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया और ये रिजिड बॉडी सपोज करिए डिस्प्लेस होकर के यहाँ चली आई, डिस्प्लेस होकर के यहाँ चली आई, ये रिजिड बॉडी डिस्प्लेस होकर के यहाँ चली आई। मान लेते थोड़ी देर के लिए एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली। अब इस मोशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हुआ क्या है? आप इसमें कोई सा भी पार्टिकल कंसीडर कर लो। सपोज करो मैंने कुछ पार्टिकल्स को ऐसे कंसीडर कर लिया, है ना। तो ये जो पार्टिकल का मोशन हुआ है इसमें 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा।
एक चीज़ कि सभी एक ही दिशा में सब मोशन किए, मतलब सबका डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है। ये भी पार्टिकल इसी डायरेक्शन में गया है, ये भी पार्टिकल इसी डायरेक्शन में, ये भी, और उनके पीछे जो पार्टिकल है वही इसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये दिखा। दूसरा चीज़ ये दिखा कि सब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर किए हैं। कैसे? तो आप देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, 2-3 पार्ट में, कि आप इस पार्टिकल को जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, यहाँ से, और इस तरह से यहाँ से, जो हमने पार्टिकल को ऐसे लाइन से रखा है ना, इस तरह से। तो ये सोचो अगर कि जो सबसे ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये मान लेते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ध्यान देना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर मैं y मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, एक y + x। मतलब कि ये पार्टिकल जितना दूर गया है उतना ही ये भी पार्टिकल गया है। कैसे? तो देखिए, अगर मैं इस पार्टिकल को इसको उठा करके यहाँ रख दूँ तो आपको क्या दिख रहा है कि ये पार्टिकल यहाँ से इतना दूर गया है, ये पार्टिकल यहाँ से इतना दूर गया है। तो जितना दूरी ये पार्टिकल गया है उसका इक्वल होगा। मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम के माध्यम से ड्रॉ करता हूँ, देखना। ये डिस्टेंस ले, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए डिस्टेंस हमने y कह दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x + y। ये पार्टिकल चला। उसी तरह से इसके ऊपर वाला पार्टिकल भी x + y डिस्टेंस चला होगा, इसके ऊपर वाला भी पार्टिकल भी x + y डिस्टेंस चला होगा। अब ऐसे ही दूसरे वाले पार्टिकल को कंसिडर करते हैं। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया होगा, जितना ये डिस्टेंस यहाँ गैप आपको दिख रहा है, जितना गैप यहाँ दिख रहा है ना आपको, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में जितना गैप दिख रहा है उतना ही गैप इन दोनों पार्टिकल के बीच में आपको दिख रहा होगा। अगर ये दोनों गैप सेम है, ये दोनों गैप हर जगह सेम रहेगा। अब रिजिड बॉडी तो इसीलिए मैंने बोला कि ये दो पार्टिकलों के बीच का गैप जो है वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये बताइए कि इन दोनों पार्टिकल का बीच अभी भी गैप जो है वो अभी भी वही है और यहाँ भी गैप वही है। इसका मतलब कि ये पार्टिकल अगर x + y डिस्टेंस गया है तो ये पार्टिकल भी x + y गया होगा, ये पार्टिकल भी x + y गया होगा। यानी ट्रांसलेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जिनमें सभी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में और इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। और ये बताइए कि जब सभी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन पर है तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे तो कहेंगे कि वो मोशन कैसा है, ट्रांसलेशनल मोशन। इसको और शॉर्ट में समझाता हूं मैं, देखिए इसको लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे एक हेडिंग डाल रहा हूं, नोट। और ट्रांसलेशनल मोशन किसको कहते हैं, एकदम शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इसका शॉर्ट तरीका क्या है कि एनी बॉडी is said to be performing translational motion if it's all particle particle है ना, इसको सही कर लीजिए, पार्टिकल, इफ इट्स ऑल पार्टिकल्स मूव्स विथ सेम वेलोसिटी। अगर एक बॉडी मोशन कर रहा है कुछ इस तरह से कि उसके अंदर पाए जाने वाले सभी पार्टिकल इक्वल वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि वो बॉडी जो है वह ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है ना। तो वही हमने लिख दिया कि एनी बॉडी इज सेड टू बी परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन इफ इट्स ऑल पार्टिकल मूव्स विथ द सेम वेलोसिटी इज नोन एज, या हमने लिख दिया यहाँ पे इज सेड टू बी परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल, तो यहाँ इसको जरूरत नहीं है। तो अभी आपको समझ में आया कि ट्रांसलेशनल मोशन का ये मतलब हुआ ना कि जब उसके सभी पार्टिकल, अब ये बताइए कि वेलोसिटी कब सेम होगी। सेम वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि पहली बात कि डायरेक्शन सबका सेम होना चाहिए, वेलोसिटी खुद में वेक्टर क्वांटिटी है तो सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि सबका स्पीड भी सेम होना चाहिए, तभी जा करके उसको हम वेलोसिटी कहेंगे, है ना। तो हम लिखते हैं ना कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि स्पीड in a particular direction is known as velocity. Speed in a particular direction is known as velocity, है कि नहीं। आप ये पढ़े होंगे वेलोसिटी में।
तो भैया आप देख रहे हो कि इन सबका स्पीड सेम होगा, जितना तेजी से ये बॉडी लेके जाएंगे उसके अंदर पाए जाने वाले सभी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड भी वही होगी, और डायरेक्शन इधर ही जा रहे हैं। अगर इस पूरी बॉडी को इधर ढकेल के ले जा रहा हूं तो इसके सभी पार्टिकल भी इधर ही जाएंगे, तो ये हो गया हमारे लिए ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। अब ट्रांसलेशनल मोशन आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, जैसे सपोज करो गाड़ी बंद हो गई, कार बंद हो गई, आप उसको 4 लोग मिलकर पीछे से धक्का दे रहे हो, आगे बढ़ रही है कार, कुछ इस तरह से कि वो कार सीधी रास्ता पे जा रही है, तो कहेंगे कि वो कार क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है ना। इसी तरह से कोई बॉक्स रखा हुआ है किसी प्लेन सरफेस पे और एक तरफ से आप धक्का ऐसे दे रहे हो कि वो एकदम सीधी रेखा पर जा रही है, सीधी लाइन पर जा रही है, तो आप कहोगे कि वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, क्योंकि उसके हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में कवर करेंगे तथा इक्वल सेम डायरेक्शन में कवर करेंगे, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा हमारे पास है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, है ना। देखिए बस आप इस चीज़ों को समझते जाइए, है ना। जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके है जो है देख सकते हैं कि क्या क्या है ना। आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब समझिए कि रोटेशनल मोशन क्या है। तो कहा जा रहा है कि अगर एक कोई बॉडी है और उसको कहीं से भी फिक्स कर दे अगर, और फोर्स ऐसा लगाएं कि जिस पॉइंट पे हमने फिक्स किया है उस पॉइंट से हम फोर्स ना लगाएं, मतलब उसके अलावा कहीं और पॉइंट से लगा दें, तो कहेंगे कि वो बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है। चलिए मैं एक सबसे एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ, सबसे आसान एग्जांपल। जैसे मान लीजिए रॉड है हमारे पास, इसको हमने यहाँ से किसी पॉइंट से, मान लीजिए हम इस पॉइंट से फिक्स कर दिए ओ पॉइंट से, यदि हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो ये क्या कर जाएगा, इस डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा, ये इस तरह से रोटेट करने लगेगा। तो इस कंडीशन में अब ये जो मोशन कर रहा है वो रोटेशनल मोशन है। अब रोटेशनल मोशन कब होगा, जब हम इस बॉडी को इतना बेबस कर दें कि यह अपने पॉइंट को छोड़ के ना जाए। जैसे इसको यहाँ से फिक्स कर दिया, अब फिक्स कर दिया कुछ इस तरह से कि आप इसके ऊपर फोर्स लगाओ, यहाँ से जगह से अपने हिले ही ना, मतलब जगह से ना हिलने का मतलब ये कि ये ट्रांसलेशनल मोशन ना करे, तो फिर कैसा मोशन बच जाता है कि अब रोटेशनल मोशन ही बस कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर किसी बॉडी को किसी भी एक पॉइंट से फिक्स कर दीजिए और उसके अलावा, मतलब जिस पॉइंट पे आपने फिक्स किया उसके अलावा आप कहीं पे भी उस बॉडी पे फोर्स लगाइए, वो बॉडी रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट कर देगी, है ना। अच्छा, तो ये बात हुआ। इसका मतलब रोटेशनल मोशन का मतलब ये समझ में आया कि अगर एक बॉडी को एक पॉइंट से अगर फिक्स कर दें तो फिर क्या होने लगेगा, वो बॉडी जो है रोटेशनल मोशन करने लगेगी यदि हम उसके ऊपर उस पॉइंट को छोड़ के कहीं और फोर्स लगाएं तो, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ए बॉडी इज said to be performing rotational motion when it is fixed at one point. It is fixed at a point. अब वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, at a point, and force is applied at any other point other than the fixed point. वो जो फिक्स्ड पॉइंट है ना उसको छोड़ के उसके अलावा आप कहीं भी फोर्स लगाओ, वो निश्चित है कि बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। आप सपोज करो यहाँ पे फिक्स है, अगर यहीं पे इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो क्या ये मोशन कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगी। भैया आपने यहाँ फिक्स कर दिया इसको, अब फोर्स यहीं पे लगाएंगे तो ये चीज़ें फिक्स है तो मोशन कैसे करेगी। अब इसके अलावा थोड़ा सा भी हट के यहाँ फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी ऐसे रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट कर देगी। यानी रोटेशनल मोशन तभी होगा जब उसको एक पॉइंट पे फिक्स कर दे, है ना। अब सुनिए, अब सपोज करिए कि ये जिस पॉइंट पे हमने फिक्स किया है, अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इससे एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन पास कर रही होगी जो हमेशा रेस्ट में रहती है। जैसे देखिए ये पेन है हमारे पास, अगर इसको यहाँ से फिक्स कर दिया, यहाँ से, है ना, इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो मोशन करेगा। अभी जो जहाँ पे मैंने पकड़ रखा है ये फिंगर टिप, आप देखिए ध्यान से, वो पॉइंट के उस पॉइंट पे पाए जाने वाले पार्टिकल मोशन नहीं कर रहे होंगे। मोशन ना करने का मतलब ये है कि वो रोटेशनल मोशन नहीं कर रहे होंगे। तो कहा जा रहा है कि वो लाइन जो इस पॉइंट से पास करेगी, उस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जरा समझिए, मान लीजिए यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया और इसी लाइन के अबाउट ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसी लाइन के अबाउट क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। मेरा पेपर मत घूमो भाई।
इसमें लाइन के अबाउट ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, इसी लाइन के अबाउट जहाँ से हमने ऐसे फिक्स कर दिया, सपोज करिए ऐसे फिक्स कर दिया और ऐसे घुमाए जा रहे हैं इसको, ऐसे फिक्स कर दिया और ऐसे घुमा रहे हैं। तो जिस लाइन के अबाउट हमने इसको फिक्स कर दिया है उस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मेरे भाई एकदम आसान है, आप बस इसको समझने की कोशिश करेंगे आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे, है ना, क्योंकि एग्जांपल मैं इसीलिए इतना आसान दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। जब आप समझ जाएंगे तो थोड़ा सा धीरे धीरे इसको हार्ड करते जाएंगे लोग, है ना, ताकि अपने लेवल की पढ़ाई हम कर सकें, है ना। तो ये हो गया। अब ऐसा ही एक दो एग्जाम्पल लेते हैं लोग। अगर एक दो एग्जाम्पल्स और ले लें रोटेशनल मोशन का, तो आप याद करिए फैन। फैन में ना देखिए ऐसे फैन होती है हमारे पास, उसमें इसकी ब्लेड ऐसे लगी होती है, ऐसे ये फैन है। अब इसके सेंटर में एक रॉड लगा होता है, आप देखोगे ऐसे इसके एकदम सेंटर में ऐसे एक रॉड लगा होता है, एकदम सेंटर में ऐसे, है ना। अब इस सेंटर में जो रॉड लगी होती है वो क्या होती है, वो फिक्स होती है, और ये ब्लेड उसी के अबाउट क्या करता है, घूमता है। मतलब ये जो फिक्स हमारे पास लाइन थी, इसी लाइन के अबाउट ये जो है ये सब मोशन करती हैं, सब इस तरह से, ये इस तरह से इसी के अबाउट जो है मोशन करती है। तो ये लाइन जो इसके सेंटर से पास कर रही है, जिसके अबाउट ये ब्लेड रोटेट कर रही है, उस लाइन को, वहाँ से जो पास होने वाली लाइन को क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल देंगे, है ना। ये आपको याद रखना है। तो आप जो फैन देख रहे हो इसमें भी ऐसे होता है। हाँ, लट्टू नाचता है, जैसे मान लें कि टैप जो है लट्टू, है ना, वो एक जगह से मोशन कर रहा है, एक जगह पे ऐसे है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ऐसे एक जगह खड़ा होकर के मोशन कर रहा है, मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर ये मोशन कर रहा है तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसके सेंटर से एक लाइन पास करेगी, भाई मेरे इसके सेंटर से एकदम एक लाइन आपको पास करेगी, यहाँ से मिलेगी। उस फिर से लाइन को क्या बोल देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल देंगे। और ये इसी लाइन के, और मान लें कि इसी पॉइंट पे फिक्स, ये जो ओ पॉइंट है उसी पर खड़े होकर ये लट्टू नाच रहा है एकदम सीधा होकर के ऐसे, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि वो जो लाइन उसके सेंटर से पास कर रहा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो ये हमारे पास उसके एग्जाम्पल हो गए रोटेशनल मोशन के, ठीक है। चलिए, और लास्ट एक जो टाइप ऑफ मोशन हमें रिजिड बॉडी में देखना है वो क्या है, तीसरा ये क्या देख दिया, तीसरा मतलब 3 बना दिया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ये। अच्छा, अब कैसे ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, चलिए मैं इसका एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। जैसे आप मुझे ये बताइए कि सपोज करिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमने एक ऐसे बॉल रख दिया, ठीक है, एक बॉल रख दिया जिसका सेंटर ये है। अब इसमें पार्टिकल्स, अगर मान लो एक पार्टिकल यहाँ, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे होंगे इसके अंदर। जब ये रोल करके नीचे गिरेगा तो इसकी हर एक पार्टिकल देखिए सर्कुलर मोशन करेंगे ना। जैसे इसमें एक बात और अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ब्लेड, अगर इस फैन को ही देखिए तो इसमें जो पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है उसको आप देखेंगे तो कैसा मोशन करेगा, वो सर्कुलर मोशन करेगा इस तरह से, है ना। ऐसे ही एक पार्टिकल आप यहाँ सपोज कर लें तो वो भी क्या करेगा, इस तरह से एक सर्कुलर मोशन करता जाएगा। तो आप जो सर्कुलर मोशन ये पार्टिकल कर रहे हैं ना, वो क्या है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। इसी पर रोटेशन कर रहे हैं मेरे भाई। अगर इसी पर रोटेशन कर रहे हैं तो वो हमेशा कैसा करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। और जो सर्कुलर मोशन की प्लेन होगी वो एक्सिस, ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। देखिए इससे एंगल कितना बनेगा, इससे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये आपको थोड़ा समझना है, ठीक है ना। अब ये बताइए कि जब ये रोल करके नीचे आएगा तो इसके पार्टिकल जो एक तो रोटेशनल मोशन भी कर रहे होंगे, ऐसे घूम रहे होंगे, और खुद आगे भी बढ़ते आ रहे हैं ऐसे। एक तो ये पार्टिकल आगे भी बढ़ेंगे, ऐसे पार्टिकल आगे भी बढ़ेंगे, और साथ में रोटेशनल मोशन भी ऐसे करते जाएंगे। वो ऐसे घूमते भी रहेंगे सर्कुलर में, मतलब ऐसे सर्कुलर आकार में घूमते भी जाएंगे और धीरे धीरे नीचे भी आते जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये जो मोशन है वो कैसा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन है ना। तो ये हो गया ट्रांसलेशनल। तो हम कहेंगे कि मोशन इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन इफ अ बॉडी परफॉर्म्स बोथ द मोशन एट अ टाइम और साइमल्टेनियसली। अगर ये बॉडी एक ही समय पे रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन कर रही होगी तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस मोशन को हम लोग क्या कह देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। अच्छा, अब
इसका एग्जाम्पल हम लोग एक ही दे सकते हैं, रोलिंग फुटबॉल का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब फुटबॉल रोल कर रहा होगा ग्राउंड पे तो वो एक तो रोल भी कर रहा होगा, उसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर रहे होंगे और आगे भी बढ़ रहे होंगे, तो दोनों तरीके के मोशन वो कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। तो ये हो गया 3 तरीके का मोशन मेरे भाई, जो आपको 11th में सबसे पहले समझना है सेंटर ऑफ मास को पढ़ने से पहले, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को अगर हमें पढ़ना है ना तो ये 3 प्रकार का मोशन आपको आना चाहिए। कौन सा? ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन आपको ये 2 बेसिक चीज आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है ना। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें आप जैसे कि रोटेशनल मोशन के ही एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक टैप दे दिए इस तरह से, लट्टू, जैसे लट्टू लिया था हमने, ऐसे ही एक लट्टू है वो मोशन कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा गया है कि वो किस तरीके का मोशन है। सपोज करें कि ये हमारे पास एक ऐसे लट्टू है जो किसी एक फिक्स पॉइंट पे ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे लट्टू यहाँ पे है, जैसे ठीक है, मैं थोड़ा ख़राब लट्टू बना दिया लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझना है इसको, ठीक है ना। तो सपोज करें कि कोई लट्टू है जो रोटेट कर रहा है, और रोटेट करके ऐसे घूम रहा है, जरा समझिएगा कैसे। ये ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरह से, और इस तरह से इसके चारों तरफ घूम भी रहा है, इस तरह से इसके चारों। जैसे लट्टू नचता है ना, तो जब अंत होने वाला होता है, मतलब वो गिरने वाला होता है नचने के बाद, तो आप देखे होगे ऐसे नचता भी जाएगा और ऐसे चारों तरफ घूमते 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 फिर नीचे आता जाएगा। तो जब ये घूम रहा होगा तो भैया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो फिक्स नहीं है। अब देखिए इसका जो लाइन इसके सेंटर से पास कर रहा होगा वो तो खुद ही मोशन कर रहा है, तो क्या इसको हम लोग क्या रोटेशनल मोशन नहीं कहेंगे? तो इसको भी रोटेशनल मोशन कहेंगे। लेकिन ऐसे रोटेशनल मोशन को सपोज करिए कि लट्टू अभी वहाँ था और धीरे धीरे मोशन करते करते कहाँ चला आया, इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, फिर यहाँ आ गया, फिर ऐसे ही घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, ऐसे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? इस तरह से देखिए अभी घूम रहा होगा ना, तो चारों तरफ ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे नचते नचते इस तरह से। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन है। लेकिन ये रोटेशनल मोशन का एक स्पेशल केस हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिशन बोलते हैं, PRECISSION। यह एक प्रिसिशन मोशन होता है जो स्पेशल तरीके का रोटेशनल मोशन होता है। लेकिन आप घबराए नहीं, क्लास 11th में आपको क्या पढ़ना है ना, एक ऐसा मोशन पढ़ना है जिसमें आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो, फिक्स हो जाए, ठीक है। तो बल्ले बल्ले है, फिर कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये कहीं जब तक बताएगा नहीं तब तक इसके बारे में हम लोग जानना नहीं है, क्वेश्चन में से आएगा नहीं। लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा याद रखें कि ऐसा मोशन भी होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बस फ्रेंड्स यहीं तक कवर करेंगे कि रिजिड सेंटर ऑफ मास में हम लोग काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ लिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो है सेंटर ऑफ मास को निकाला कैसे जाता है। जैसे ना ये जितने सारे पार्टिकल जो रोटेशनल मोशन कर रहे हैं वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेशन मोशन करते हैं मैक्सिमम केसेस में। तो उसके सेंटर ऑफ मास क्या है और कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप बोर हो जाते हो देखते देखते, है ना। तो इसलिए छोटा छोटा मैं वीडियो ऐसे ही आपको बना करके पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।